गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की थी और आज हम ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन काफ़ी सरल था। समाज की मूल इकाई परिवार थी। परिवार है वो पितृसत्तात्मक होते थे, अर्थात पिता ही परिवार का मुखिया होता था। उसे गृहपति भी कहा जाता था। गृहपति के रूप में परिवार की समस्त संपत्ति पर उसका अधिकार होता था। परिवार के सभी सदस्यों को उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। आज्ञा की अवहेलना करने वाले सदस्य को वो अपनी इच्छा अनुसार कठोर दंड दे सकता था। इस प्रकार पिता ही परिवार का मुखिया होता था। और ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवारों की प्रधानता थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी उस समय संयुक्त परिवारों का प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रणाली के विकास में दो तत्वों का मुख्य रूप से योगदान रहा था। परिवार की संपत्ति तथा सदस्यों की सुरक्षा, और दूसरा आजीविका के मुख्य जो साधन थे, कृषि, पशुपालन आदि में अधिक श्रम की आवश्यकता थी, जिसके कारण उस समय संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियों का स्थान परिवार में पुरुषों की प्रधानता होने पर भी स्त्रियों का भी उस समय सम्मानित स्थान था। परिवार में स्त्रियों का स्थान उच्च था। वे पति की अर्धांगिनी तथा गृह स्वामिनी मानी जाती थी। और स्त्रियां थी वह धार्मिक उत्सवों में भी स्वतंत्रपूर्वक भाग लेती थी। उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन था और कन्याओं की शिक्षा का भी समुचित प्रबंध किया जाता था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, श्रद्धा आदि जो परम विदुषी स्त्रियां थी, उनका भी उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेदिक काल में पुत्री का उपनयन संस्कार भी होता था, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस समय स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। विवाह ऋग्वेदिक काल में विभिन्न संस्कारों में विवाह का सर्वाधिक महत्व था। विवाह को एक उच्च एवं पवित्र संस्कार समझा जाता था। सामान्यतः माता पिता ही संबंध तय करते थे। और ऋग्वेदिक काल में हमें अंतर्जातीय विवाहों के भी उदाहरण मिलते हैं। इनमें अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह है। अनुलोम विवाह यानी उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के लड़की के साथ जो विवाह करता है वो अनुलोम विवाह कहलाता है। और प्रतिलोम विवाह है, उच्च वर्ण की जो कन्या है वो निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ विवाह करता है, वो प्रतिलोम विवाह होता है। तो ऋग्वेद में हमें इनके उदाहरण भी मिलते हैं। अनुलोम विवाह के उदाहरणों में ब्राह्मण विमद का क्षत्रिय कमदु के साथ विवाह है। ब्रह्म ऋषि श्यावास्व का ब्रह्म ऋषि श्यावास्व तथा राजकन्या दार्भ्य के विवाहों का उल्लेख मिलता है। और प्रतिलोम विवाह में देवयानी का राजा ययाति के साथ और ब्राह्मण कन्या शाश्वती का राजा असंग के साथ विवाह का भी हमें उल्लेख मिलता है। सामान्यतः एक पत्नी रखने की परंपरा उस समय विद्यमान थी। सती प्रथा सती प्रथा के संबंध में कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी, परंतु अधिकांश विद्वान इसी बात पर सहमत हैं कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके स्थान पर नियोग प्रथा के अंतर्गत विधवा स्त्री को पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ रहने की स्वीकृति प्राप्त थी, यानी उस समय नियोग प्रथा प्रचलित थी। और नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को समाज में घृणा की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता था। वर्ण व्यवस्था इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में
हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो 10वें मंडल में। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष यानी ब्रह्मा से, उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, और वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से, तथा शूद्र की उत्पत्ति उससे पैरों से हुई है। इस प्रकार का जो उल्लेख है ये हमें उसमें मिलता है पुरुष सूक्त में। लेकिन ऋग्वेद के प्रारंभिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं थी। पहले जो ये वर्ण व्यवस्था थी ये एक तरीके से वर्ग व्यवस्था के रूप में थी, यानी समाज में कार्य अर्थात कर्म के आधार पर 4 वर्गों का निर्माण हुआ था, और ये 4 वर्ग ही धीरे धीरे 4 वर्णों के रूप में विकसित हो गए थे। तो इस प्रकार ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में थी। वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभिक स्वरूप था बहुत अच्छा था, वह काफ़ी लचीली थी। वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो सकता था। आवश्यकता अनुसार लोग अपना वर्ण बदल भी सकते थे, क्योंकि वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं था और इस संबंध में कठोर नियमों का अभाव था। और कालांतर में ये वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई, यानी उत्तरवेदी काल के अंतिम चरण में ये काफ़ी जटिल होती गई और उत्तरोत्तर काल में ये भी काफ़ी जटिल होती गई। तो ये ध्यान में रखना है कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप था वो सरल था और लोग अपना वर्ण बदल भी सकते थे। वेशभूषा, आर्यों की वेशभूषा साधारण थी। वे मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कमर के नीचे धोती जिसे नीवी कहा जाता था, शरीर पर शॉल की भांति ओढ़े जाने वाला वस्त्र जिसे वास कहा जाता था, और ऊपर से धारण किए जाना वस्त्र जिसे अधिवास कहा जाता था। और आर्यों में पगड़ी पहनने का भी रिवाज था, और पगड़ी को वे लोग उसणिये कहते थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन, तंबरिक चर्म के होते थे, और उस समय रंगीन वस्त्रों का भी शौक था। और पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आभूषण भी पहनते थे। खान पान, आर्यों का खान पान सरल था। उनके भोजन में गेहूँ, जौ, घी, दूध, दही, फल, सब्जियां आदि की प्रधानता होती थी। ऋग्वेदिक आर्य मांसाहारी भी होते थे और विशेष अवसरों पर वे सोमरस नामक पेय पदार्थ का भी सेवन करते थे। आर्यों के जीवन में नैतिकता का बड़ा महत्व था। सामाजिक जीवन में नैतिकता को बड़ा महत्व देते थे। उनके आचार विचार, बड़े बूढ़ों तथा गुरुजनों का आदर करना, अपने छोटों के साथ प्रेम रखना, अतिथि सत्कार करना आदि उत्तम समझे जाते थे। चोरी, डकैती, लूटपाट, ये जो अनैतिक कार्य हैं इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। मनोरंजन, ऋग्वेद के अध्ययन से पता लगता है कि आर्य लोग प्रवृत्ति मार्गी थे। वे अपने मौजूदा जीवन को सुखी और आनंद बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, जीवन को उल्लास के साथ बिताते थे, और वे लोग अपने आमोद प्रमोद के लिए विभिन्न उत्सवों का आयोजन करते थे, और इस प्रकार के उत्सवों में नृत्य, गायन, वाद्यों के प्रदर्शन आदि के द्वारा मनोरंजन किया जाता था। शिक्षा, ऋग्वेदिक काल में शिक्षा का बड़ा महत्व था, और अधिकांश विद्वानों की यही मान्यता है कि उसमें शिक्षा का स्वरूप मौखिक ही था। शिक्षा का आधार सादा जीवन, उच्च विचार था। प्रत्येक ऋषिकुल एक वैदिक विद्यालय का ही स्वरूप था, जहाँ ऋषि मुनि लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करते थे। ऋग्वेदिक काल की संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत थी, और उस समय व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। इस प्रकार आज हमने ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनका भी आपको अध्ययन करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।